दुरान साहब, आपको भी लगता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड जो बात हो रही है ये दुरुस्त हो सकती है और खार्ग जजीरे के ऊपर जो है वो कब्ज़ा हो सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कब्ज़े की बात कर रहे हैं? जी शुक्रिया आसमा। जहाँ तक बूट्स ऑन ग्राउंड है वो नामुमकिनात में से नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो ऐसा कर नहीं पाएंगे जैसे अभी डॉक्टर नकवी साहब ने फरमाया। ये बहुत मुश्किल होगा और अमेरिका के अंदर जो है इस वक्त कोई एपिटाइट नहीं। ईरान के खिलाफ जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी डेड बॉडीज जो है रिसीव करने के मूड में नहीं है। कोई अफगानिस्तान में भी तजर्बा रहा है और अभी उनके कई हजार ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं अफगानिस्तान के अंदर रहते। यहाँ पे इसमें एक चीज जो वाजे हुई है वो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, और उसमें सबसे बढ़कर ये है कि जो ईरान को जोग्राफिकल एडवांटेज है वो अमेरिका को नहीं, और इसलिए आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका इस रेट्रिक में तो इन्वॉल्व है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की तरफ वो जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकलेगा। उनके जो शुरू की कैलकुलेशंस थी कि चंद दिनों में हर चीज लपेट देंगे, वो रिजीम चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो चीजें हुई नहीं, वो साबित नहीं हुई, क्योंकि ईरान का आपने देखा लीडरशिप की चेंज की शहादत के बाद भी उन्होंने क्विकली उसको रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर उनके पास सिस्टम मौजूद है जिसमें ये है कि अगर जो लेयर्ड लीडरशिप है उसको वो कैसे लाके इनप्लेस करेंगे। मेरे ख्याल में ये उनका एक गैम्बल होगा जो वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक, अर्शद साहब, आपको क्या लगता है ये गैम्बल खेलने के लिए अमेरिका तैयार है या वो सिर्फ टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं? और फिर दिफाई पोजीशन इस वक्त ईरान की आपकी नज़र में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम, शुक्रिया मेरी ओपिनियन लेने के लिए। देखें, जो इस वक्त जंग पहुंच चुकी है, मेरे ख्याल में वो जंग दबाव, बर्दाश्त और वक़ार की। दबाव अमेरिका डाल रहा है, इजराइल उसकी पुष्टपनाही कर रहा है या वीज़ावी, और जो बर्दाश्त है वो ईरान और ईरान के अवाम और ईरान की लीडरशिप की है। और वक़ार, मैं वक़ार इसलिए कहता हूँ कि इनके एक बहुत बड़े मुफक्कर हैं शुमाली साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि फ़िक्री, जज्बाती और शऊरी तौर पर ईरानी कौम तैयार है, तैयार रहेगी, और फिर वो उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी लेके जाते हैं। सो मेरे ख्याल में ये जो जंग लड़ी जा रही है ये हौसले के मैदानों में भी लड़ी जा रही है, और उसका आउटकम मेरा ख्याल है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अब आप की जो बड़ा बुनियादी सवाल और जो बहुत अहम सवाल है, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है फ्रॉम 2 एंगल्स। वन एंगल इज़ कि ट्रंप साहब और उनकी काबीना पोस्टरिंग ये कर रही है कि हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और उन्होंने ही इसका, अब ये बात तो तय है कि डायरेक्ट नेगोशिएशंस नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में है कि वी आर फैसिलिटेटिंग, और इसमें कोई दो राय नहीं। ऑल्दो अगर आज आप देखें तो एक इजरायली लॉबी ने यह भी कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पाकिस्तान रेलेवेंट होने की कोशिश कर। जी, वैसे फैक्चुअल मैटर इज कि देयर आर नेगोशिएशन, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे क्यों इतना इत्मीनान है? देखें, ईरान ये चाहता है ख़ास तौर पे कि वो उसके साथ मुज़ाकरात करे जो कि इसमें वाज़े फ़रीक ना हो, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत बेहतर रही, इसलिए पाकिस्तान इज़ एक्सेप्टेबल। देन टर्किया इज़ लिमिटेड एक्सेप्टेबल बिकॉज वो नेटो के लिहाज से थोड़ी सी बायसेस हो सकती है। तीसरा, इजिप्ट का रोल भी है। इजिप्ट के मेरे असेसमेंट में 2 पॉइंट्स हैं। एक, अगर बाबुल मंद बंद होता है, अगर होती बंद करते हैं तो सुएज कैनाल की सारी जो ट्रैफिक है विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स यूरोप फ्रॉम चाइना एंड अदर सिटीज, वो बंद होने का ख़तरा है। तो मेरा एक तजिया ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुज़ाकरात यहाँ हो रहे हैं उसमें पेशरफ्त होगी, और इसका अगला जो पॉइंट होगा या अगला जो स्टेज होगी, मरहला होगा, वो मरहला इजिप्ट में हो सकता है। और उसकी वजह खुदा न खास्ता को हमारा फेलियर नहीं, मैं ये पहले से लोगों को बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये है कि चूंकि उसमें अब इजराइल और अमेरिका आ जाएंगे तो इजराइल के साथ हमारा डायरेक्ट नहीं है। सो पॉसिबिलिटी ये है कि ये बुनियाद यहाँ बन रही है, और आगे इसके अगले मरहलों में इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा कि ये मुज़ाकरात कभी शॉर्ट टर्म से नहीं कंक्लूड होते, इट विल टेक टाइम। और वो जो लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस होंगी, जो कि होंगी, बिकॉज
جب آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ آتے ہیں آپ بہت زیادہ پوائنٹس، آپ 15 پوائنٹ وہ لے کے آتے ہیں، 5 پوائنٹ لے کے آتے ہیں، اور ناٹ ایکسیپٹیبل کائنڈ آف اسٹریٹجی۔ اب آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ بوٹس آن گراؤنڈ، دیکھیں اگر آپ اس کو فوجی لحاظ سے دیکھیں، جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں، سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو یہ منطقی بات نہیں ہے، اس کو ہم نے منطقی لحاظ سے دیکھنا ہے۔ سیاسی لحاظ سے اس لیے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اگر کافنس جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں فلو فرام ایران ٹو یو ایس سے، اور تو ٹرمپ کی تو شکست ناگزیر ہو جائے گی۔ جغرافیائی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو 3 مرحلے بنتے ہیں جہاں سے وہ آ سکتے ہیں، نارتھ، ایسٹ اور ویسٹ۔ اگر آپ ان کو ویسٹ سے لے کے جاتے ہیں تو بندر عباس اور بندر امام خمینی کی 2 پورٹس بنتی ہیں، لیکن اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ اراؤنڈ 350 سے 550 کلومیٹر جاتا ہے۔ اس کے راستے میں ایک زرگرس نام کا سلسلہ آتا ہے جو کہ بڑا ہی خطرناک ہے، جس میں آپ اپنے ڈیفنس کو اسٹرینتھن کر کے بٹھا سکتے ہیں۔ اس کا، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ یاد رکھیے کہ جب بھی اس طرح کے بوٹس آن گراؤنڈ آتے ہیں اس کو سپلائی چین کلیدی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ جو دوسرا راستہ ہے وہ کیسپین سی، بندر انزلی کی طرف سے آتا ہے۔ بندر انزلی یا کیسپین سی ایک بند سی لیک ہے جس کے اوپر ایران، رشیا، ترکمانستان اور ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہے، سو امریکہ اس میں سے نہیں آ سکتا۔ اب تیسری آ جاتی ہے ایسٹرن سائڈ پہ جس میں افغانستان، پاکستان آتا ہے، یہ بھی جو پاکستان کی پوزیشن ہے اور جو افغانستان ادھر سے بھی۔ اب جو اصل مسئلہ ہے جس کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور جو ہیوک کریٹ کرے گا وہ ہے زارگ، جو آپ بھی بات کر رہی ہیں کہ اس پہ قبضہ۔ دیکھیں پیرا ٹروپرز آ سکتے ہیں، ایئر پاور سے آپ اس کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن طویل المیعاد مدت میں آپ اس کو آکوپائی نہیں کر سکتے، بیکاز یہ دلدلی علاقہ ہے، یہ گرم ترین علاقہ ہے، اس میں 50 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر جاتے ہیں۔ پھر رپورٹڈلی یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایران نے، چونکہ 80% تیل اور گیس نکلتا ہے، ایران نے بہت زیادہ اپنے ایسٹس یہاں انڈر گراؤنڈ اور اوور دا گراؤنڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے منطقی لحاظ سے ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے۔ ویری امپورٹنٹ، یہ تو بڑی زبردست آپ نے ارشد صاحب یہ بتائی ہے پوری سچویشن جو کہ ناظرین کو نہیں پتہ۔ ارشد تقوی صاحب، راشد تقوی صاحب، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو بات ابھی بتائی ہے ملک صاحب نے اور جو دورانی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ایران کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پہ ہماری شارک ہے جو کہ نگلنے کے لیے تیار ہے، زبان کا استعمال وہاں سے زبردست طریقے سے ہو رہا ہے، تو وہاں پہ یعنی یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر امریکی افواج آئیں گی تو پھر ان کو صحیح طریقے سے جو ہے نمٹا جائے گا۔ دوسری طرف سفارتی کوششوں کے حوالے سے بھی وہ کتنے پر امید نظر آتے ہیں، اور خاص کر کے پاکستان کے کردار کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے اسے کا جو میں عرض کروں گا کہ ایران کے حوصلے بلند ہیں، ایران کی عوام کا مورال اپ ہے، اور ایران نے جس انداز سے ابھی تک 1 مہینے تک ایران کی فورسز نے جس انداز سے مقابلہ کیا ہے اور جو سرپرائز دیے ہیں، ہر ایک ہفتے کے بعد ایک نیا میزائل، ایک نیا انداز، اور پھر جس انداز سے انہوں نے ایواکس اور F-16 اور F-35، تو یہ ساری چیزیں اگر اس کو آپ دیکھیں تو پھر تو یہی بات لگتی ہے کہ امریکنز کے لیے، ٹروپس کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے۔ پھر شاید عرض کیا ہے کہ جی ایکسپیرینس ہے اس علاقے میں، خارق اور اس علاقے میں، وہ بڑا واضح ہے، یعنی اس میں یہ لوگ بڑے عرصے سے وہاں پہ اپنے پورے جو ان کے مائنز کا سلسلہ ہے، دفاع کا سلسلہ ہے، وہاں پہ اٹیمپٹ کرنے کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے بڑی بھرپور قسم کی ٹریننگ کی ہوئی ہے وہاں پہ۔ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابھی ہوم گراؤنڈ کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، وہاں کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم تو نہیں ہے نا کہ ٹرمپ صاحب سمجھتے ہیں شاید وہ جیسے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ چیزیں کر لیتے ہیں، یا فرض کریں ہالی ووڈ کی فلم کے اندر کوئی اسکرپٹ ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا۔ یہ تو جب پریکٹیکل اس میں داخل ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا ریزلٹس ہیں، اور ان کو میرے خیال میں ویتنام بھی بھول جائے گا، افغانستان بھی بھول جائے گا، کیونکہ ایرانی اس وقت ایک تو حوصلے کی جنگ ہے، عزم اور ارادے کی جنگ ہے، پھر شہادت پسندانہ کاروائیاں کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر۔ تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ ٹرمپ کے جو اور سفارتی کوششوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو کوششیں پاکستان میں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، سفارتی عنوان سے بہت ہی برا ٹریک ریکارڈ ہے ٹرمپ کا، بہت ہی
बुरे तजुर्बात और तल्ख तजुर्बात हैं ईरानी कौम के, ईरानी हुक्काम के। ईरानी अवाम का तो सेंटिमेंट्स ये है कि मुज़ाकरात तो हमें 2 दफ़ा बिठाया गया है और फिर बिठा के हमें मारा गया है, तो अब तीसरी दफ़ा भी यही कुछ होने वाला है, उन्हें इससे कोई तवक्को नहीं है। वो बड़ी एक बुनियादी अवाम के सेंटिमेंट्स बात करता हूँ, उसके अंदर मुमकिन है बाज़ चीज़ें थोड़ा सा मुबालगा नज़र आता है, लेकिन अवाम की बात करें, वो कहते हैं 2 चीज़ें हैं, यानी बकौल उनके कि जब तक जड़ें खत्म नहीं होती, ठीक, बुराई की जड़ें नहीं खत्म होंगी या जंग की जो चीजें बायस बनती हैं वो खत्म नहीं होंगी, उस वक्त तक ये जंग खत्म नहीं होती। ये मुज़ाकरात से खत्म होने वाली जंग नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक, 2 चीजें इस वक्त रीजन के अंदर जो है जंग का बायस है। एक राइट, इसराइल का वजूद और इस हालत में कि वो हमले की पोजीशन में रहे, जब तक उसके दांत खट्टे नहीं होंगे, जब तक उसका और जिसे कहते हैं ना डंग नहीं निकल जाएगा, उस वक्त तक ये हमले करता रहेगा। आप मुज़ाकरात करें न करें, इससे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा तो जो इसलिए कहते वो हैं कि ये तवील जो जंग के लिए तैयार हैं। दुरानी साहब, मैं आपसे मैं एक बात जी मुकम्मल अगर जी इजाजत जी देते जी मैं बात मुकम्मल कर दूं। जी दूसरी चीज जो वो कहते हैं कि वो चीजें कि जो इस जंग का बायस हैं वो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे हैं। ये अमरीकी अड्डे खत्म हो जाएं और इसराइल के अंदर ये पोटेंशियल न रहे कि वो हमला कर सके, तब तो जंग बंद हो सकती है, तब तो मुज़ाकरात नतीजा बख्श हो सकते हैं। वरना ये ऐसे ही है कि जैसे वो एक फारसी की तो उनकी अपनी इस्तिलाह है, मैं उसका उर्दू में तर्जुमा यही करूंगा कि उन्होंने बहुत सारे ममालिक को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जाओ मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेलते रहो, और उधर से उन्होंने अपनी जो दूसरी प्लानिंग है वो करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं दुरान साहब आपके पास भी यही सवाल लेके आना चाह रही हूँ कि ये जो पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हैं और पाकिस्तान में जो ये कल 4 मुल्क बैठे हैं, तीनों मुल्क बाकी भी, आपको लगता है कि ये किसी नतीजा खेज उस पे जाएंगे, कोई ऐसा मरहला आएगा कि सीज़ फायर हो सके? ये मुश्किल सवाल है, लेकिन ये कि इसमें जो पार्टीज इन डिस्प्यूट है, जिसमें अमेरिका है और ईरान है, उनके लिए ये उनके हाथ में है। अलबत्ता अमेरिका के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जंग इसने शुरू की और इसका खात्मा भी उन्हीं के हाथ में है, और मेरे ख्याल में ईरान जो है वो अगर अमेरिका जंग बंद करता है तो ईरान भी कर देगा। ये अहम मरहला है। बाकी जो इश्यूज हैं उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस, उसकी फ्यूचर रिजीम क्या होगी, किस तरह से होगा, ये अभी मतलब मसला है जिस पे डिस्कशन होगी। उसी तरह जैसे ईरान की डिमांड है अमेरिकन बेसिस गल्फ स्टेट्स में, वो भी इशू है जिस पे बात होगी, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि गल्फ स्टेट्स का क्या रिएक्शन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है या नहीं होता है। उसके बाद ईरान की तरफ से जो एश्योरेंसेस है, क्या इस बात का इम्कान है, मसलन जो ईरान की जो प्रॉक्सीज थी, क्या वो होगा, हिजबुल्लाह, हुतीज, सीरिया में जो था, हमास वगैरह था, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इश्यूज हैं जो टेबल पे हैं, और इसराइल ने उनके जो है वो अपने एक्शन करता रहा है। सीरिया में मसलन अब इस वक्त ईरान नहीं, इसी तरह लेबनान में जो है उन्होंने ऑलमोस्ट हिजबुल्लाह को कॉर्नर किया, अगर वो रेजिस्ट कर रहा है लेकिन वो है। हमास का आपने देखे ऑलमोस्ट डेसिमेट कर, वो एक स्ट्रेटेजिक सच रहे थे, उनका अपना पॉलिसी है इस ग्रेटर इजराइल का जो भी है, लेकिन आपने देखा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इस वक्त हो चुका है। ईरान ने बड़े इफेक्टिवली उसको रेजिस्ट किया, ठीक, इसने ईरान ने एक तारीख भी रकम की है और हौसला भी दिया है इन अक़वाम को कि आप रेजिस्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, ये जो है एक हकीकत है, लेकिन इसमें उसको डेंट भी पड़े। ये अब इसको ईरान को भी देखना है कि इसको जी डेरेक्ट का मुजाहरा करना होगा। और दूसरी तरफ जो अमेरिका है, वो मैं आखिरी जुमला कहूं, अमेरिका जो है ये उसके हाथ में कि अगर उसने अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखनी है दुनिया में और एज ए नंबर 1 पावर के तौर पे, तो उसको फिर इट हैज टू लीड बाय एग्जांपल, बाय यू नो एंडिंग द वॉर, वरना फिर ये जंग जारी रहेगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ज़ाहिर है सुपर पावर को अपनी, वो कहते हैं ना, इज़्ज़त सादात भी बचानी है और बाकी भी करना है, तो कैसे सुपर पावर अपनी इस पावर को मेंटेन करने के लिए फ़ैसला करती है और करती है, तो दूसरी सूरत में उसके साथ क्या होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद यही बात, और फिर चाइना का किरदार कितना अहम है, रूस का किरदार कितना अहम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।